हाय गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिलेक्शन। पहले आपने देखा स्टाफिंग को, उसके बाद आपने रिक्रूटमेंट को चेक किया, उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप आता है वो स्टेप है आपका सिलेक्शन का। भाई देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, फिर उसके लिए आपने अलग अलग जगह से लोगों के लिए एप्लीकेशंस मंगवा ली। अब उन एप्लीकेशंस में से आपको छांटना पड़ेगा कि जो भी लोग सूटेबल हैं आपकी जॉब के लिए, उन लोगों को आप हायर कर लोगे। वही है आपका सिलेक्शन। तो ये देखिए, मान लीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 लोगों की ज़रूरत थी और एप्लीकेशन जो रिसीव हो गई हैं वो 50,000 हो गई, 50 की जगह 50,000 हो गई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उन 50,000 एप्लीकेशंस में से छांटना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो भी आपके लिए सूटेबल होगा आप उन्हीं को तो रखोगे। 50,000 लोगों को तो आप जॉब दे नहीं सकते हो, तो आपको छांटने पड़ेंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन का मीनिंग। देखिए, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड। इसमें क्या हो रहा है कि हम जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेस्ट। कैसे टेस्ट कर रहे हो भाई, आपको टेस्ट लेने पड़ेंगे अलग अलग टाइप के। फॉर प्री डिटरमाइंड नंबर, यानी कि आपका प्री डिटरमाइंड नंबर होगा। हमारे यहाँ पे क्या हो गया 50, क्योंकि आपके यहाँ पे जॉब पोस्ट कितनी है, सिर्फ 50 ही हैं। आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ज़्यादा एप्लीकेंट्स जिन्होंने दे दिए हैं, जैसे कि 50,000 हमारे एग्जाम्पल के थ्रू। तो भाई 50,000 लोगों में से 50 लोगों को छांटना ही कहलाता है आपका सिलेक्शन। अब इसमें आपको इसकी डेफिनेशन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा बात याद रखिए कि एक प्रोसेस है जिसमें आपको लोगों को छांटना है। कैसे छांटोगे, आप अलग अलग टेस्ट के थ्रू छांटोगे। क्यों छांट रहे हो भाई, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं और आपके पास इतनी ज़्यादा वैकेंसीज तो हैं ही नहीं। और आप किसको छांटोगे भाई, जो भी क्वालिफाइड एप्लीकेंट होगा उसी को तो हायर करोगे। जिसको काम ही नहीं आता आप उसको हायर क्यों करोगे, क्योंकि आपको फिर ट्रेनिंग वगैरह पे खर्चा करना पड़ेगा। तो आप सोचोगे ना कि मेरा कम से कम खर्चे में काम चल जाए, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यही होता है आपका सिलेक्शन। तो आई होप सिलेक्शन का डेफिनेशन आपका क्लियर अप हो गया होगा। इट इज नथिंग बट व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट यू हैव टू फाइंड द एप्लीकेंट्स विच आर क्वालिफाइड फॉर योर जॉब पोस्ट। ओके, सो अब यहाँ पे है स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस, कि क्या आपके स्टेप्स हैं जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं। ऐसे 8 स्टेप्स होते हैं जो कि हमें कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन इन 8 के स्टेप्स को फॉलो करें, वो स्किप भी कर सकते हैं। पर ये एक जनरल गाइडलाइंस की तरह है, तो आपको फॉलो कर लेना चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो हम लोगों को तो सारे ही पढ़ने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। आपको पहले स्क्रीनिंग करनी होगी। भाई देखिए, आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, तो एप्लीकेशंस में से कई एप्लीकेशंस तो ऐसी हैं जिनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हमारे जॉब के क्वालिफिकेशन से मैच करती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, यानी कि उनके पास वो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो भाई उनको आप क्या करोगे, मना ही करोगे, तो आपको उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो हो गया। उसके बाद आपने जो भी प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगा उसमें ये चीज़ देखोगे, और उसके बाद आप फिलअप करवाते हो उनसे एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें होता है कि भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपसे फिल करवा ली जाती हैं। एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसको नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है, फिर देखिए 50,000 लोगों ने अप्लाई किया, दे आप सिर्फ 50 लोगों को जॉब रहे हो, तो क्या हो रहा है, इससे अपने इतने ज़्यादा लोगों को मना किया है, तो इसीलिए भाई मना करना क्या है, एक नेगेटिव थिंकिंग होगी ना। तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि आप उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मना ही करते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया आपका ये। और दूसरी चीज़ कि ये नेगेटिव प्रोसेस होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सिलेक्शन का टेस्ट। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टेस्ट देने होते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन से टेस्ट होंगे। पहला प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कि भाई इस यहाँ पे आपको चेक किया जाता है कि आपके अंदर स्किल है या नहीं, एबिलिटी है या नहीं। भाई किसी चीज़ को काम करने के लिए आपको वो काम भी तो आना चाहिए, उस काम के बारे में पता भी होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है तो उसको कंप्यूटर के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, ताकि वो उस काम को अच्छे से कर सके। मान लीजिए आने वाले टाइम में मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो बंदा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, ये आना चाहिए उसको। और उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स वगैरह में कैसे काम किया जाता है अच्छे से वो उसको पता होना चाहिए, तभी तो वो मैच कर रहा है मेरे क्राइटेरिया से, अदरवाइज मैं उसको हायर ही क्यों करूँ। तो वो आपके प्रोफिशिएंसी टेस्ट में चेक किया जाता है कि भाई वो एबल है या नहीं, उसके अंदर स्किल सेट है या नहीं उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग।
फिर आपका नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे आपके साइकोलॉजी को चेक किया जाता है और इसके अंदर अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं। पहला इसमें आता है इंटरेस्ट टेस्ट, कि भाई देखना होता है यहाँ पे कि कैंडिडेट का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, क्योंकि कई लोगों का इंटरेस्ट होता है मार्केटिंग में, कहीं हो गया फाइनेंस में, किसी का R&D में मन करता है, किसी का ऑपरेशंस में मन लगता है। तो वो चेक किया जाता है कि हमारा जो कैंडिडेट है उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, वो चेक करेंगे। उसके बाद उसका इंटेलिजेंस लेवल टेस्ट किया जाता है कि भाई वो कितना इंटेलिजेंट है, उसकी मेमोरी कितनी शार्प है, कितने अच्छे से वो याद रखता है चीज़ों को, कितने लंबे टाइम तक रखता है, इस टाइप की चीज़ें उससे पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। उसका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी चेक की जाती है। और उसके बाद आता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, कि उसकी पर्सनालिटी क्या है। भाई देखिए कि अगर कोई लीडर चाहिए आपको, तो लीडर के अंदर क्या होना चाहिए कि वो लोगों को मोटिवेट कर सके और अच्छे से गाइड कर सके। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जो लीडर होगा वो यही तो करता है। तो अगर इस टाइप की क्वालिटी है तो आपको उसको लीडर में ले लेना चाहिए, वो लीडर वाली पर्सनालिटी का हुआ। अगर कोई बंदा है जिसको बहुत अच्छे से लोगों में मिक्स होना आता है और अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता है, तो वो मार्केटिंग का पर्सन हो सकता है। तो ये आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करती है कि वो बंदा किस हिसाब का है और वो कैसे रहना पसंद करता है। क्योंकि मान लीजिए कि एक बंदा है जिसको लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने अप्लाई किया हुआ है मार्केटिंग की जॉब के लिए, तो भाई वो सूटेबल नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि उसको लोगों से घुलना मिलना, बात करना अच्छा ही नहीं लगता। और मार्केटिंग में तो यही काम होता है कि आपको लोगों से घुलना मिलना पड़ेगा, आप उनको उनसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर आपको ये पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है। इसके अलावा आपके कुछ अदर टेस्ट भी होते हैं, जैसे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, कि भाई आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की कितनी नॉलेज है। तो भाई आप किसी लैंग्वेज के जो वर्ड्स पिक करते हो वो डिफाइन करते हैं आपको उसकी लैंग्वेज में कितनी अच्छी से पकड़ है, तो यानी कि इतने अच्छे से आपको वो पता है, तो वो देखा जाता है। प्लस आपकी हैंड राइटिंग वगैरह भी चेक की जाती है, आप किस हिसाब से वर्ड्स ले रहे हो, सेंटेंस ले रहे हो, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। इसके अलावा जनरल नॉलेज का भी टेस्ट आपका लिया जाता है। तो ये आपके सिलेक्शन का टेस्ट हो गया। तो आपने यहाँ पे कुछ लोगों को फिल्टर कर दिया, कुछ लोगों को यहाँ पे फिल्टर कर दिया। फिर जो इन दोनों टेस्ट में पास हो गए, इस टेस्ट में से जो पास हुए वो यहाँ पर आए, फिर इस टेस्ट में जो पास होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसे कहेंगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देखिए यहाँ पे क्या होता है, वेरियस एस्पेक्ट्स फॉर एग्जामिनेंट, यहाँ के आपके अलग अलग टाइप के एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है एक कैंडिडेट के, कि जैसे ये उसका लुक क्या है, क्या उसके वे ऑफ टॉकिंग है, किस हिसाब से वो कंडक्ट रखता है, क्या उसका टेम्परामेंट है, लो टेम्परामेंट है, हाई टेम्परामेंट है, मतलब उसको जल्दी गुस्सा तो नहीं आता, टेम्पर कूल डाउन रहता है या नहीं, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ों में है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कितना, और उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। भाई ये क्यों कर रहे हैं? भाई देखिए, जब आप किसी कैंडिडेट को हायर कर लेते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का फेस बन जाता है। सब लोग बोलते हैं ये इस कंपनी में काम करता है तो ये इस कंपनी का एम्प्लॉई है, तो वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर वो बंदा अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, उसकी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, पॉजिटिव नहीं होंगी, तो कंपनी का नाम खराब होने के चांस होते हैं। तो इसलिए उसको चेक किया जाता है। जब आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो आपका रेफरेंस देखा जाता है और उसके आपके बैकग्राउंड के चेक्स किए जाते हैं कि भाई आपका किस हिसाब का कैरेक्टर है, आप कितना लोगों से घुलते मिलते हो, किस आपका फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल या फिर बाकी सारे जो आपके सराउंडिंग्स हैं, किस हिसाब से आप किस सर्कल में बैठते हो रहते हो, आपका बैकग्राउंड चेक वगैरह किया जाता है। ये आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में आ गया। भी पता चलता है कि भाई आप जिस हिसाब के लोगों में रहते हो काफ़ी हद तक आप उस हिसाब से बन जाते हो, तो वो भी आपका चेक किया जाता है। इसके लिए आप कॉल भी कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी प्रोफाइल्स जो होती हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वो भी चेक कर ली जाती हैं। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका ये आपका पास हो गया, यानी कि आपका सब कुछ रेफरेंस और बैकग्राउंड ओके है, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन डिसीजन में नाम आ जाता है। अब ये जो एक स्टेज है ना, ये थोड़ी सी खतरनाक स्टेज आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लो आप यहाँ सारी चीज़ों में फाइन हो, बिल्कुल आप परफेक्ट बैठ रहे हो, लेकिन आपका जो मैनेजर है, कंसर्न मैनेजर जिसके साथ आपको काम करना है, उसको आपका रिज्यूमे या फिर आपको प्रोफाइल अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा सिंपली। तो ये बिना किसी रीज़न की वजह से आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में आ जाती है, क्योंकि ये प्योरली बेस करता है कंसर्न मैनेजर के ओपिनियन पे, जिसके साथ भी आपको काम करना है। अब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना होता है, यानी कि आपका एक मेडिकल रूटीन चेकअप होता है कि देखा जाता है कि आप फिट हो या नहीं। आप फिजिकल फिटनेस आपकी चेक की जाती है, भाई हम क्यों कर रहे हैं ऐसी चीज़ें।
भाई अगर मान लो आपने एक ऐसे एम्प्लॉय को हायर कर लिया जो बीमार ही रहता है, ठीक से काम ही नहीं करता, तो भाई उसको हायर करने का फ़ायदा क्या है, वो काम तो करेगा नहीं, छुट्टी करता रहेगा। या फिर उसको एक ऐसी बीमारी है जो कि इन्फेक्शन से फैल जाती है, तो खुद तो वो बीमार है ही है, बाकी लोगों को भी कर देगा, तो इसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, टाइम का भी और पैसे का भी। तो भाई इतने सारे लोग जब बीमार हो गए तो क्या हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा उनके ट्रीटमेंट के ऊपर, तो एक तरीके से ये सारा लॉस हो जाएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देती है तो। इसीलिए उनकी जो फिजिकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, वो यहाँ पे चेक की जाती है मेडिकल एग्जामिनेशन में। और इसके बाद जब इसमें भी आप फाइनल हो जाते हो, आप ये भी पास कर लेते हो मेडिकल एग्जामिनेशन को, तो आपको जॉब ऑफर दिया जाता है, जिसे कहते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया कि हाँ भाई आप इस कंपनी के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, अब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया कि आप इस डेट से इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको आना है इतनी तारीख से काम करने के लिए। वो होता है आपका जॉब ऑफर, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर हैंडेड ओवर टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। और जब लास्ट होता है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉय के साथ में। भाई इसको बता दिया कि भाई तुम्हारा जॉब टाइटल क्या है, क्या तुम्हारा सैलरी रहेगा, क्या तुम्हारा वर्किंग आवर्स रहेंगे, क्या वेकेशन का हिसाब किताब रहेगा, कितने वर्किंग डेज हैं, इस टाइप की जो सारी चीज़ें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी होती हैं, और उसमें सिग्नेचर्स होते हैं आपके भी और एम्प्लॉयर के भी। देखिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, रेम्यूनरेशन, अलाउंस, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स एटसेट्रा, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होंगी आपकी जॉब से रिगार्डिंग, वो सारी उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी होती हैं और उसमें सिग्नेचर होते हैं। तो आई होप आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आया होगा कि सिलेक्शन का मतलब क्या है, कि आपको बहुत सारे लोगों में से छांटना है जिन भी लोगों की आपको रिक्वायरमेंट है, और जितने लोगों की आपको रिक्वायरमेंट है, 50,000 में से सिर्फ 50 लोग चाहिए तो आप सिर्फ 50 लोगों को ही हायर करोगे, 51 भी आप हायर नहीं करोगे। तो ये आपका सिलेक्शन हो गया, और इसमें आपके कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको देखना होता है और आपको उसको अच्छे से फुलफिल करना होता है, क्योंकि अगर आपने एक भी एम्प्लॉय गलत सेलेक्ट कर दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी ही। तो आई होप अब आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी पूछ सकते हैं, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो